नमस्कार। बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर की चौथी यूनिट के अंदर अपन ने फूड प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने राइस, वीट, मेज, पोटैटो एंड शुगर केन के बारे में पढ़ा था। आज अपन नए प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनका नाम है फाइबर प्लांट्स या रेशेदार पादप। तो रेशे किन किन पादपों से प्राप्त होते हैं या फिर रेशे होते क्या हैं, तो इनके बारे में अपन जानते हैं। तो व्हाट इज फाइबर? फाइबर क्या है? तो फाइबर है जो दृढ़ोत की सेल्स होती है, यानी कि स्क्लेरन काइमेटस सेल्स होती हैं। और ये किस प्रकार की सेल्स है? तो ये एक विशेष प्रकार की दीर्घित, संकीर्ण, कास्टिल, नोकदार युक्त दृढ़ोत की कोशिकाएं होती है। कैसी सेल्स है ये? दृढ़ोत की सेल्स होती है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन की बनी होती हैं। फिर जो ये फाइबर्स होते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में तनन सामर्थ्य या टेंसाइल स्ट्रेंथ, लचीलापन भी पाया जाता है। और इनके अंदर बहुत ज्यादा प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी होती है। फिर इनके सेल्स के अंदर है जो एक स्पष्ट कैविटी भी पाई जाती है। जो मैच्योर फाइबर होते हैं वो मृत होते हैं, क्योंकि इनके अंदर है जो प्रोटोप्लास्ट है जो एब्सेंट होता है। जनरली जो इनकी लेंथ होती है 1 to 3 mm होती है, लेकिन ये कभी कभार सबसे लंबी कोशिका के रूप में भी पाए जाते हैं, जिनकी लेंथ है जो 55 सेंटीमीटर होती है, और जिनका एग्जाम्पल है रेमी तंतु। फिर जो ये फाइबर्स होते हैं ये प्लांट की स्केलेटन बनाते हैं या प्लांट स्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। अब ये तो पढ़ लिया अपने फाइबर क्या है। तो फाइबर क्या होते हैं? तो फाइबर है जो स्क्लेरन काइमेटस सेल्स होती हैं। अब अपन पढ़ते हैं फाइबर का क्लासिफिकेशन। तो फाइबर की क्लासिफिकेशन किस बेस पर दिया गया है? तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि फाइबर के ओरिजिन और स्ट्रक्चर के बेस पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, संरचना और उत्पत्ति के आधार पर फाइबर्स का वर्गीकरण। तो सबसे पहले अपन जिस फाइबर के बारे में पढ़ते हैं वह है मृदु रेशे या सॉफ्ट फाइबर्स, जिनको अपन बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। इस प्रकार के जो फाइबर्स होते हैं वो प्लांट के अंदर फ्लोएम, पेरिसाइकल्स और कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं। तो मृदु या सॉफ्ट फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो फ्लोएम या पेरिसाइकल या कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं जो जूट और हेम्प है। दूसरा जो टाइप्स है वो है कठोर या संरचनात्मक रेशे। तो हार्ड या स्ट्रक्चरल फाइबर्स हैं। ये कैसे होता है? तो ये छोटी दृढ़ की सेल्स होती है और जनरली कहाँ पाई जाती हैं? तो ये मोनोकोटाइलिडोन्स प्लांट की जो लीव्स होती है उनमें भी पाए जाते हैं। तो इन्हें अपन लीफ फाइबर भी बोल सकते हैं, या फिर ये जाइलम और फ्लोएम के बाहर एक सीट के रूप में पाए जाते हैं, अतः इन्हें फाइब्रोवेस्कुलर बंडल भी अपन कह सकते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो मनीला हेम का बॉटनिकल नेम म्यूजा टेक्सटाइलिस है, और सिसेल हेम जिसका बॉटनिकल नेम है अगेव सिसेलेना। इसके अंदर ये इस प्रकार के फाइबर्स हैं जो पाए जाते हैं। तीसरा जो टाइप्स है वो है सरफेस फाइबर या पृष्ठीय रेशे, यानी कि ये किसी न किसी सतह पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो फाइबर्स हैं, स्टेम है, लीफ है, फ्रूट है, सीड है, उनकी सरफेस पर डेवलप होते हैं। जैसे एग्जांपल जो कॉटन फाइबर होते हैं वो सीड की सरफेस पर डेवलप होते हैं। केपोक के जो रेशे होते हैं वो पेरिकार्प या फल भित्ति की भीतरी सतह पर विकसित होते हैं। और कोकोनट फाइबर या नारियल के जो रेशे होते हैं वो आउटर और मिडल पेरिकार्प से हैं जो डेवलप होते हैं। तो ओरिजिन और स्ट्रक्चर के बेस पर अपन ने 3 टाइप्स के फाइबर पढ़े थे: सॉफ्ट फाइबर, स्ट्रक्चरल या हार्ड फाइबर और सरफेस फाइबर। अब अपन कॉमर्शियल यूजेज के आधार पर फाइबर्स के टाइप्स पढ़े हैं। तो उसमें से सबसे जो पहला फाइबर्स है उसको बोलते हैं अपन टेक्सटाइल फाइबर्स या वस्त्र फाइबर्स। तो इस प्रकार के फाइबर्स का यूज है जो वस्त्र निर्माण में किया जाता है। तो इसके एग्जाम्पल है कॉटन है, हेम्प है, जूट है। इनके जो रेशे होते हैं उनका यूजेज है जो किस में होता है? कॉमर्शियली है, जो कपड़ों के निर्माण में होता है।
सेकंड जो फाइबर्स हैं वो है ब्रश फाइबर्स। तो इस प्रकार के फाइबर्स है जो सिसेल हेम्प और पाम की पत्तियों से प्राप्त होते हैं, और ये दृढ़ होते हैं और लचीले होते हैं। और जो इन प्लांट्स की जो पतली ब्रांचेज होती हैं या पतली पत्तियां होती है या छाल होती है, इनका यूज है जो ब्रश और झाड़ू बनाने में किया जाता है। तीसरा जो टाइप्स है फाइबर का वो है गूंथने व खुरदरे बुनने वाले रेसे। तो इस प्रकार के जो फाइबर्स का यूज है वो टोकरी है, टॉप है, चेयर्स है, यानी कि कुर्सी है और छप्पर बनाने में किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल है बैम्बूज स्ट्रिप यानी कि बांस की पट्टियां है, शहतूत की पतली टहनियां है, इनका यूजेज है जो इसमें कुर्सियां है, छप्पर है, इनको बनाने में किया जाता है। चौथे टाइप का जो फाइबर्स है वो है बराव के फाइबर्स या फिलिंग फाइबर्स। इस प्रकार के फाइबर्स का जो यूज होता है वो रजाई है, तकिए है, गद्दे, सोफे आदि को बनने में किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं कॉटन है, जूट है, कोयर यानी कि कोकोनट के रेसे। फिर जो पांचवा टाइप है वो नेचुरल फाइबर्स। तो इस प्रकार के जो फाइबर्स होते हैं वो दृढ़ फाइबर युक्त फ्लोएम के द्वारा है जो रफ क्वालिटी के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ब्रुसेनेसिया पेपिरिफेरा, जो पेपर मलबेरी के नाम से जाना जाता है, उसे टापा वस्त्र प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट जो फाइबर्स का टाइप है वो कागज निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रेसे या पेपर मेकिंग फाइबर्स, जिनके एग्जाम्पल है वुड फाइबर्स है, टेक्सटाइल फाइबर्स है और अदर ग्रासेज है, जिनका यूज है जो पेपर के फॉर्मेशन में किया जाता है। अब अपन जो नेक्स्ट फाइबर प्लांट पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉटन। तो कॉटन के बारे में आप जनरली जानते हो और आपने देखा भी है, अपन घरों में भी यूज लेते हैं कॉटन का। तो कॉटन या कपास का बॉटनिकल नेम होता है गॉसिपियम स्पीसीज है, और इसकी फैमिली है जो मालवेसी फैमिली है। ठीक है। अब जो कॉटन का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ माना गया है, तो सेंटर ऑफ ओरिजिन वेस्ट इंडीज है, पेरू है, इंडिया है और मैक्सिको को माना गया है। कॉटन वर्ड का जो यूज है हमारी भारत में ऋग्वेद के अंदर भी किया गया है। तो अतः अपन मान सकते हैं कि जो कॉटन का ओरिजिन सेंटर है वो पुराने यानी कि आज से 1500 बीसी पूर्व है जो कॉटन का यूज है जो इंडिया के अंदर होता था। तो अपन इंडिया को भी कॉटन का ओरिजिन सेंटर मान सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉटन का जो ग्रोइंग कंट्रीज है यानी कि कॉटन को कहाँ कहाँ पर उगाया जाता है, तो कपास उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो पूरे वर्ल्ड का जो 85% प्रोडक्शन है कॉटन का वो रूस, अमेरिका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट, मैक्सिको और सूडान में होता है। अब फर्स्ट पोजीशन पर है जो कॉटन के प्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर वर्ल्ड के अंदर है वो है रूस, सेकंड पोजीशन पर है अमेरिका और थर्ड पोजीशन पर है वो है चाइना और फोर्थ पोजीशन पर है इंडिया। तो वर्ल्ड के अंदर कॉटन प्रोडक्शन के रूप में इंडिया का है जो चौथा स्थान है। इंडिया के अंदर बोई जाने वाली जो या उगाई जाने वाली स्पीसीज है, तो उसमें से इंडिया के अंदर जो 50% एरिया होता है, 50% एरिया पर उगाई जाने वाली स्पीसीज है गॉसिपियम हिरसुटम, जो सबसे ज्यादा कल्टीवेटेड की जाती है। 29% एरिया पर उगाई जाने वाली स्पीसीज है वो गॉसिपियम आर्बोरियम है। 21% एरिया पर उगाई जाने वाली स्पीसीज है वो गॉसिपियम हर्बेसियम है, और बहुत ही कम भाग पर है जो गॉसिपियम बारबाडेंस को कल्टीवेट किया जाता है। अब इसके बॉटनिकल कैरेक्टर देखें तो जो कॉटन है उसकी जो वाइल्ड स्पीसीज है तो वो तो होती है पेरेनियल यानी कि बहुवर्षीय होती है, और जिसकी जो कल्टीवेटेड या कृषि जातियां होती हैं वो एक वर्षीय होती हैं, और दोनों ही जातियां हैं जो साके और झाड़ीनुमा पादप के रूप में उगती हैं, और इनकी हाइट है जो 1 से लेकर 2 मीटर होती है। अब इनका जो मेन स्टेम होता है वो इरेक्ट होता है और मोनोपोडियल होता है यानी कि एकल शाखित होता है। इनकी लीव्स है जो स्टिप्यूलेट यानी कि अनुपर्णी होती है, सिंपल है, पामेटली लॉब्ड है और सर्पिल क्रम में जो अरेंज रहती हैं। इनका जो फ्लावर होता है वो
एकल कक्षीय, नियमित व द्विलिंगी होता है। फिर इसके अंदर जो कैलिक्स होते हैं वो 5 सेपल से बने होते हैं और कप शेप्ड होते हैं और अपाती होते हैं, यानी कि कभी गिरते नहीं है। फिर इसके जो कोरोला हैं वो 5 होते हैं, 5 पेटल से बना होता है और 5ों पेटल हैं जो स्वतंत्र रूप से होते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। और इनके अंदर जो स्टेमन होते हैं बहुत सारे होते हैं और सहजाति, यानी कि एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक संगी होते हैं, सभी एक ही जगह से निकलते हैं। और इनके अंदर है जो एक पुंकेसरीय नली बनती हैं। तो एक पुंकेसरीय नली के बारे में आपने कक्षा 12 के अंदर पढ़ा होगा, जिसमें आपने गुड़हल के प्लांट का प्रैक्टिकल किया था। तो उसमें बताया गया कि इसके अंदर एक पुंकेसरीय नली बनती है। फिर इसका जो जायांग होता है वो यानी कि गाइनोसियम है जो 3 से 5 अंडपी होते हैं, यानी कि इसके अंदर कितने अंडप होते हैं, 3 से लेकर 5 अंडपी होते हैं। और ये सारे अंडप हैं जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसका मतलब ये संयुक्त अंडपी होता है। ओवरी है जो 3 से 5 कोष्ठीय होती हैं और उदरवर्ती यानी कि सुपीरियर होती हैं। इसके फ्रूट को कैप्सूल या बॉल भी कहा जाता है या डोडा कहते हैं इसको। और कैप्सूल में जो 3 से 5 कोष्ठक होते हैं और प्रत्येक कोष्ठक के अंदर सीड्स के नंबर है जो 6 से 9 होते हैं। इसके अलावा जो बीज की सरफेस होती है उसके ऊपर सफेद मुलायम है जो मुलायम व दीर्घ रेशे होते हैं, जिन्हें अपन लिंट या फज रेशे भी कहते हैं। ये कॉटन का डोडे का डायग्राम है और उसके ऊपर ऑयल ग्लैंड्स, इसके अलावा ये जो रेशे प्रेजेंट होते हैं। और ये वाला पार्ट है जिसको अपन बोलते हैं परसिस्टेंट ब्रेक्ट, जो नष्ट नहीं होता है। और इसके बेसल पार्ट पर है जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कॉटन के या कपास की खेती के लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? तो जो कॉटन का प्लांट होता है वो एक ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक प्लांट है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाला प्लांट है। तो इसके लिए टेम्परेचर की जो नीड रहती है वो 21 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस प्रकार का जो टेम्परेचर है जब अपन कॉटन का प्लांट उगाते हैं या कॉटन के सीड उगाते हैं उस समय, यानी कि इनिशियल ग्रोथ के समय इस टेम्परेचर की नीड रहती है। और औसत है वार्षिक वर्षा है जो कितनी होनी चाहिए, 75 to 250 सेंटीमीटर वर्षा, औसत वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर इसको उगाया जा सकता है। जब अपन कॉटन का कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं, उनको उगाते हैं, तो प्रारंभिक अवस्था में है जो वातावरण कैसा होना चाहिए, नम वातावरण की आवश्यकता रहती है। जब फसल मैच्योर हो जाती है तो शुष्क वातावरण या शुष्क जलवायु जो उसके लिए लाभदायक होती है। अगर इन्वायरमेंट में नमी रहती है तो डोडे हैं वो काले पड़ जाते हैं और उनके अंदर फंगस भी लग सकती हैं। अब जो सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए, तो ब्लैक कॉटन सॉइल भी चलेगी और रेड सॉइल जो साउथ के अंदर होती है। तो इस प्रकार की सॉइल्स के अंदर है जो कॉटन बहुत ज्यादा ग्रो करता है। अब कल्टीवेशन कैसे करें, तो कल्टीवेशन करने से पहले क्या करना चाहिए, अपन को खेत को जोतना चाहिए, जिसमें 2 से 3 बार हल चलाना चाहिए। फिर उसके अंदर गोबर डालने चाहिए। फिर खेत को जोतने के बाद में इसकी बुआई करते हैं। तो जनरली जो कॉटन की बुआई है वो मानसून की प्रथम बारिश के बाद ही शुरू हो जाती है, यानी कि अप्रैल से लेकर जून के बीच में जो इसकी बुआई शुरू कर दी जाती है। तो बुआई से पहले क्या करते हैं, सीड को जल्दी जर्मिनेट कराने के लिए उनको कुछ समय तक पानी के अंदर भिगोया जाता है। फिर इनको है जो पंक्तियों में बोया जाता है और प्रत्येक सीड के बीच की जो दूरी होती है वो 0.5 से लेकर 1 मीटर की दूरी रखी जाती है। फिर जब ये जर्मिनेट हो जाते हैं तो इनके अंदर शाखन की क्रिया या ब्रांचिंग की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए इनके जो मैन ब्रांचेज होती हैं उनके शीर्ष को काट दिए जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इनके अंदर है जो पार्श्व या लेटरल ब्रांचिंग हो। फिर इसके अंदर जब खाद के रूप में इसके अंदर अपन खेतों के अंदर नाइट्रोजन उर्वरक या गोबर की खाद का भी यूज ले सकते हैं। इनके अंदर जो पुष्पन क्रिया है वो 2 माह बाद प्रारंभ होती है और 4 सप्ताह में है जो इनके डोडे पक जाते हैं। और डोडों का जो चयन होता है, यानी कि सारे डोडे या पुष्पन क्रिया है जो एक साथ नहीं होती है, अलग अलग समय में अलग अलग प्लांट्स के अंदर होती है। तो डोडो का जो चयन है या डोडो को तोड़ना है जो 3 से 4 बार किया जाता है।
फिर डोडो से है जो रोएदार बीजों को खेत में ही अलग कर लेते हैं, फिर उनको है जो मिल के अंदर भेज दिया जाता है जहां पर कपास की प्रोसेसिंग होती है।